नमस्कार मित्रों, मैं अशोक व्यास आज के बीच बहस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का भारत युवा भारत है, अर्थात आज हमारे देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा युवा है और ये युवा हमारे देश के विकास का कर्णधार है। आज के भारत में वो तमाम संसाधन और सुविधाएं मौजूद हैं जिसके आधार पर युवा अपने क्षेत्र में अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है, किंतु इसके साथ एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय भी है। आज की भागदौड़ और प्रतिस्पर्धा वाले जीवन में युवाओं में बढ़ते अवसाद के मामले सामान्य सी बात हो गई है। हर युवा किसी न किसी बात पर तनाव और अवसाद से ग्रस्त है और इसका सीधा असर उसके अपने कार्यक्षेत्र पर भी पड़ता है। हमारा युवा इस अवसाद से कैसे मुक्त हो, इसके क्या उपाय हैं, इस पर बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुप्रिया माथुर, जो एक जानी मानी मनोचिकित्सक है। सुप्रिया जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रिया जी, हमारा पहला जो सवाल है वो आपसे यही है कि ये अवसाद होता क्या है और ये क्यों होता है? अवसाद यानी कि डिप्रेशन एक बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है जो लगभग 45% भारतीय नागरिकों में पाया जाता है। ये क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स होते हैं इसमें, जिसमें मोर इम्पॉर्टेंटली मूड डिस्टर्ब रहना यानी कि मूड ऑफ रहना, उदासीन रहना मेन लक्षण रहता है। ये होता क्यों है? इसका जो मेन कारण है सर, इसके कई कारण हैं। हम एक बायोसाइकोसोशल मॉडल को फॉलो करते हैं और उसके अनुसार बायोलॉजिकल फैक्टर्स यानी कि हमारे जेनेटिक्स, हो सकता है कि अवसाद जो है वो हमारे पेरेंट्स में या ग्रैंड पेरेंट्स में था, जो हमने कुछ में ऐसा भी होता है कि ये अनडायग्नोस्ड जाता है। यानी आप ये कहना चाहती हैं कि अगर मान लीजिए उनके पेरेंट्स में इस तरह की बीमारी है, वो डिप्रेशन के शिकार रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो उनकी आने वाली जनरेशन में भी उसके लक्षण मिलेंगे आपको? हाँ जी, उसमें प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है डिप्रेशन होने के। कुछ हमारे हार्मोन्स भी ऐसे होते हैं कि जब उन हार्मोन्स का तालमेल जो है, जब वो गड़बड़ा जाता है, तब हमको डिप्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि फीमेल्स में हमने ये देखा है कि मेंसेस से पहले जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो ऊपर नीचे होते हैं, जिसकी वजह से इरिटेशन रहना, उदास रहना, जल्दी जल्दी छोटी छोटी बातों पे रोना आना, ये सारे लक्षण पाए जाते हैं। या इवन प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी हो जाती है तब भी हार्मोन्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, जिसके कारण डिप्रेशन हो सकता है। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमने ये भी देखा है कि जब बहुत लंबे दौर में स्ट्रेस बढ़ जाता है तो एक हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं कॉर्टिसोल, जिसकी मात्रा जब शरीर में बढ़ती है उससे भी डिप्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इससे फिर ब्रेन में जो है चेंजेस आते हैं। जो ये हार्मोन है ये बढ़ता क्यों है? उसका क्या कारण है? उसका कारण सर ऐसा कोई है नहीं सर। अच्छा, मतलब एटमॉस्फेयर या जो जीवन शैली है उसके आधार पर उसका सर मैं इसी पे ही आगे आपको बताना चाहूँगी कि जब सोशल फैक्टर्स भी आते हैं, यानी अकेलापन रहना या जॉब में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहना, तो इन तीनों का जब यानी कि बायोलॉजिकल, सोशल और साइकोलॉजिकल तालमेल जो है जब वो नहीं बन पाता है, तब डिप्रेशन के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो इंडिया है उसमें यहाँ पर हमने क्योंकि इतना स्ट्रेसफुल जॉब्स हैं सबके, इतना कंपटीशन है, आजकल लोगों में डिप्रेशन बढ़ता ही जा रहा है। तो ये इसके जो डिप्रेशन होता है या अवसाद होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं? मतलब हम कैसे जाने कि ये व्यक्ति जो है अवसाद से ग्रसित है? जी, आपने एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगी यहाँ पर कि जब फ्रेंड्स भी आपस में या जब लोग भी आपस में बात कर रहे होते हैं तो वो ये कहते हैं कि यार तुम तो बहुत डिप्रेस्ड रहते हो, और बहुत ही एक ये लूज़ टर्म हम यूज़ कर रहे हैं डिप्रेशन, हमें जो तो बहुत एंग्जाइटी हो रही है। बट एक्चुअली इस चीज़ को थोड़ा सीरियसली हमें लेना चाहिए, क्योंकि डिप्रेशन के सिम्टम्स यदि 15 दिन या उससे ज़्यादा रहते हैं तब हम डिप्रेशन का डायग्नोसिस बनाते हैं। इसके सिम्टम्स पे मन में हमेशा उदासी रहना, यानी कि अगर कोई खुशी की भी न्यूज़ आई तब भी मन जो है उदास रहता है। काम में, अपने पसंदीदा काम में मन कम लगना, अपनी हॉबीज़ को खो देना जैसे कि, या हमेशा एकदम बिना किसी कारण के एनर्जी ना रहना। कुछ लोगों में इसमें जो नींद है वो भी ऊपर नीचे हो जाती है।
खाना पीना भी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, इसमें घबराहट बेचैनी भी होती है। लेकिन जब डिप्रेशन थोड़ा सा सीरियस रूप लेता है तब ये थोड़ा सा वार्निंग इसमें आती है, वो ये आती है कि इसमें सुसाइडल टेंडेंसीज यानी कि आत्महत्या की भी फीलिंग्स आने लगती हैं। और जब ये अनट्रीटेड रहता है, जब पेशेंट कोई हेल्प नहीं लेता है तो वो एक्चुअली सुसाइड कर लेते हैं, विच इज़ अ लॉस टू द नेशन, विच इज़ अ लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ। जी जी, ये बहुत बड़ी बात बताई आपने कि अगर अवसाद पर कंट्रोल नहीं किया गया और शुरुआत में उसको ट्रीट नहीं किया गया तो हालात ये होते हैं कि वो सुसाइड तक पहुंच जाते हैं। ये बड़ी खतरनाक स्थिति होती है। और ज़्यादातर जो है युवा जब एकाकी हो जाता है या उनमें इस तरह की भावनाएं पैदा होती है तो इस तरफ उसका झुकाव, आए दिन भी घटनाएं हम देखते आ रहे हैं कि ऐसी ही होती रहती हैं। अक्सर लोग अवसाद से पैदा हुई आदतों को अपने दैनिक जीवन का एक हिस्सा मान लेते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति डिप्रेशन में, उसे पता ही नहीं होता है कि वो डिप्रेशन में है, वो ये मानता है कि ये जीवन का एक हिस्सा है और वो उसको दरकिनार कर देता है। जी। ऐसे लोग कैसे पता करें कि वो अवसाद से गुजर रहे हैं? उनको कैसे पता चलेगा कि हाँ मैं अभी डिप्रेशन में हूँ? जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर ये सिम्टम्स यानी कि 15 दिन से ज़्यादा अगर रहते हैं तो डिप्रेशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब हम उस डायग्नोसिस पर हम रीच कर सकते हैं। लक्षणों में हमेशा मन उदास रहना, किसी भी चीज़ में खुशी ना मिलना, है ना? जी, मतलब अगर आपको कोई अनायास चिंता सता रही है या आपको कोई डर लग रहा है तो आप ये समझिए कि आप डिप्रेशन में, और ये लगातार अगर लंबे समय तक चलता रहता है तो उस व्यक्ति को मान लेना चाहिए कि हाँ मैं कहीं ना कहीं डिप्रेशन में हूँ या मैं अवसाद का शिकार हूँ और मुझे तुरंत किसी डॉक्टरी सलाह या एक प्रॉपर इलाज लेना चाहिए। जी। बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब आपने। कई बार ये भी होता है कि कई परिवारों में जो कुछ बच्चे होते हैं जी, उनका स्वभाव ही चिड़चिड़ा होता है। जी। और जो परिवार के लोग हैं इसको सामान्य मान लेते हैं कि ये एक सामान्य सी बात है कि बच्चा है चिड़चिड़ाता है। तो ऐसे बच्चों के साथ पेरेंट्स को कैसे व्यवहार करना चाहिए ताकि उनके उस व्यवहार में सुधार हो सके? जी, तो मोस्ट कॉमन जो सिम्टम बच्चों में पाया जाता है डिप्रेशन का, वो इरिटेशन का और स्कूल नहीं जाने का ही कंपोनेंट उनमें ज़्यादा मिलता है। और हर एज में या हर व्यक्ति में अलग अलग तरीके के सिम्टम्स आते हैं। जब हम बच्चों की बात करते हैं, इरिटेशन बढ़ जाता है और वो थोड़ा सा कोऑपरेट भी कम करते हैं। सो जो एक जनरल या एक सुपरफिशियल जो हम बात जब भी हम करते हैं अपने पेरेंट्स से, हम यही कहते हैं कि आपको अपने बच्चे के साथ जितना हो सके सपोर्टिव रहना है। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अपने बच्चों के साथ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि वो हर चीज़ में आगे रहे, ये पढ़ाई में भी आगे रहे और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी आगे रहे। हमको ये पहचानना ज़रूरी है कि हर बच्चे की अपनी एक क्षमता होती है और अपना एक टैलेंट होता है। तो पेरेंट्स को सबसे पहले ये चीज़ एक्सेप्ट करनी ज़रूरी है। कम्युनिकेट करना अपने बच्चों के साथ बहुत ज़रूरी है कि वो क्या चाहते हैं और उन्हें क्या चीज़ परेशान कर रही है। जैसे कि एक बहुत ही अच्छा एक सिद्धांत है कि सब लोग रात के टाइम या शाम के टाइम जब मिलते हैं, जो इंडियन फैमिलीज़ में कल्चर रहता है कि सब मिल बैठ के खाएंगे, तो वो एक टाइम है जिस वक्त हम अपने मन की बात पेरेंट्स को कह सकते हैं, जिससे कि हमें लक्षण पता चले, जिससे कि एक सपोर्ट रहे। यानी कि बच्चों के साथ एक दोस्ताना व्यवहार लगातार बनाए रखना चाहिए और उनकी जो भी एक्टिविटीज़ है उनके ऊपर एक वॉच रखनी चाहिए कि कहीं बच्चा किसी चीज़ को लेकर परेशान तो ना है या वो किसी और चीज़ का शिकार तो नहीं है। क्योंकि कई बार बच्चे जो है किसी भी कारणवश बोलते भी नहीं है, घर आकर के डर के वो अपने उन चीज़ों को दबा के बैठ जाते हैं और वो जब तक खुल के बोलेंगे नहीं तब तक घर वाले भी सपोर्ट में नहीं आते हैं और वो उस गहराई में घुसते चले जाते हैं। एक बहुत बड़ा इसका कारण है। कई बार ये भी होता है डॉक्टर साहब कि जो पेरेंट्स होते हैं, क्या इसका भी इफेक्ट पड़ता है कि माँ बच्चे का सपोर्ट करती है उसकी आदतों को लेकर के, पिता उसको रोकने की कोशिश करता है? क्या ये भी ऐसे कुछ कारण होते हैं इसमें कि बच्चा अवसाद का शिकार हो जाए? बिल्कुल हो सकता है। कई जैसे कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जिसमें मदर की नहीं सुनी जाती है और बच्चे वो चीज़ विटनेस करते हैं, या अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस है या कोई पेरेंट्स में भी आपस में तालमेल नहीं बैठता है, तब भी डिप्रेशन बच्चों में हो सकता है। तो बेस्ट पार्ट, अगर बच्चे की हम परवरिश हम एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में करें, बच्चे को सुने और बच्चे को अपने बोलने की अगर हम फ्रीडम दें तो हम इन चीज़ों को जल्दी पहचान सकते हैं और हो सकता है कि हम इसे प्रिवेंट भी कर सकें। ये भी अक्सर देखने में आता है कि कई बार हम ये सोचते हैं कि अगर कोई व्यक्ति परेशान है या अवसाद में, उसका जो कुछ कारण आर्थिक भी हो सकते हैं जी। और
और भी चीज़ें हो सकती, लेकिन अक्सर सुनने में आता है डॉक्टर साहिबा कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जी जिनके पास पैसा भी है, तमाम सुविधाएं भी है, जिससे कि वो अपना जीवन आराम से गुजार सकते हैं, वो भी इस चीज़ के शिकार हो जाते हैं और वो ये मानते हैं कि हाँ मैं डिप्रेशन में हूँ। तो उसके पीछे के क्या कारण हैं ऐसे कि वो क्यों उस डिप्रेशन में चले जाते हैं जबकि उनके पास सारी सुख सुविधाएं मौजूद होती हैं? जी एक्चुअली डिप्रेशन का कोई लिंक नहीं है कि किसी को अगर ज़्यादा पैसे होंगे तो डिप्रेशन नहीं होगा, या अगर किसी को कम पैसे हैं तो डिप्रेशन नहीं होगा, ऐसा कोई फैक्टर नहीं है। डेफिनेटली पावर्टी या थोड़े से अगर हम पीछे रहते हैं तो एक अगर सेल्फ एस्टीम कम होती है तो डिप्रेशन में वो बदल सकता है, लेकिन डिप्रेशन ये देख के नहीं आता है कि किसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, क्योंकि ये पेशेंट के खुद के जीन्स पर भी डिपेंड करता है। पेशेंट किस तरह से कोप अप करता है सिचुएशंस में, अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन आई उसमें किस तरह से कोप अप कर रहा है, ये उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और फिर उसका इन्वायरमेंट कैसा है। सो कहीं ना कहीं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द मनी और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस, डिप्रेशन कभी भी किसी को भी हो सकता है। नहीं, ये बहुत बढ़िया बात आपने बताई, क्योंकि लेकिन अगर मान लीजिए लोग जो डिप्रेशन के शिकार हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे, मतलब उससे कैसे बचें, क्या उपाय अपनाएं, उनको क्या करना चाहिए ताकि वो जितना जल्दी हो इससे अपने आप को रिकवर कर लें? जी देखिए, इसके लिए डिप्रेशन की सिवियरिटी होती है, जैसे माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर। और इसकी सिवियरिटी जब हम एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाते हैं, यानी कि एक साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास, तभी हम बता सकते हैं कि क्या इंटेंसिटी या क्या तीव्रता है। लेकिन फर्स्ट चीज़ जो है वो ये है कि सीक सपोर्ट। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ऐसे सिम्टम्स हैं और आप इसको हैंडल कर सकते हैं, तो आप किसी से बात करिए इसके बारे में, कोई ऐसे जने से जो आपको सपोर्ट करता हो, आपको नॉन जजमेंटली सुने। अपनी हॉबीज़ बनाएं कि जो आपको चीज़ें पसंद हैं आप उसको परस्यू करें, उसको फॉलो करें, क्योंकि आजकल के टाइम में लोग सिर्फ अपने काम में ही व्यस्त हो गए हैं। सो एक हॉबी रखना बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। उसके अलावा एक्सरसाइजेज, यानी कि फिजिकल एक्सरसाइजेज जैसे कि एरोबिक्स हुई या रनिंग हुई, यानी कि जो इन शॉर्ट कार्डियो एक्सरसाइजेज हैं मोस्टली, वो सब प्रिवेंट करती हैं हमको डिप्रेशन से। एक अच्छा बैलेंस्ड मील खाना, यानी कि हरी पत्तेदार सब्जी खाना, फ्रूट्स खाना, फ्रूट्स में भी जैसे कि बनाना हुआ, ऑरेंजेस हुए, ये सब, या इवन हमारी डाइट में दही और छाछ का बहुत प्रयोग होता है। सो एक बैलेंस्ड मील, इन शॉर्ट एक इंडियन बैलेंस्ड डाइट जो है वो भी प्रिवेंट करता है डिप्रेशन को। लेकिन कई बार ये सारे पेशेंट्स फैक्टर फॉलो करते हुए भी, इवन दो उनके पास एक बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम है, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, मील्स भी बहुत अच्छी ले रही हैं, फिर भी वो अपने आप को एकदम हेल्पलेस मानते हैं। यदि ऐसा है या कभी उनमें सुसाइड या आत्महत्या की अगर फीलिंग्स आ रही हैं, उसी वक्त उनको एक डॉक्टर यानी कि एक मनोचिकित्सक या एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से हेल्प लेनी चाहिए, जिससे कि वो फर्दर उसका ट्रीटमेंट ले सकें। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, ये जो इस तरह के जो लोग होते हैं जिनमें ये डिप्रेशन होता है या अवसाद होता है, मनोचिकित्सक आमतौर पर उनको काउंसलिंग देते हैं, तो आप लोग किस तरह से उनको ट्रीट करते हैं, इसका क्या प्रोसेस है? जी, जैसे ही हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम उनको एक नॉन जजमेंटल एक सेफ स्पेस देते हैं जिसमें वो अपनी मन की बात हमें कह सके। तो सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो एक कैथार्सिस का फैक्टर है, जिससे पेशेंट अपना मन हल्का करता है। सेकेंडली, फिर हम असेस करते हैं कि डिप्रेशन की क्या सिवियरिटी है, उसके अनुसार हम पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। माइल्ड केसेस में हम सिर्फ काउंसलिंग एक बहुत ही लूज टर्म है, हम थेरेपीज़ का सपोर्ट लेते हैं। मोस्ट कॉमनली इसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है, जिसमें पेशेंट से हम काफ़ी मल्टीपल सेशंस में हम लेकर उनसे बातें करते हैं। बातें करना यानी कि उनसे पूछना और उनको ये बताना, इनडायरेक्टली बताना कि वहाँ उनको क्या क्या करना चाहिए इससे निकलने के लिए। ये बहुत एक साइंटिफिक अप्रोच है और इसमें मल्टीपल सेशंस लगते हैं। उसके बाद अगर मॉडरेट टू सिवियर इंटेंसिटी की है तो हम मेडिसिन्स के साथ साथ थेरेपी दोनों ही देते हैं। मेडिसिन्स जो हैं एक बहुत ही कॉमनली लोगों में एक भ्रांति है कि जो ये मेडिसिन्स हैं इनसे पेशेंट हमेशा सोता रहता है या इनसे आदत लग जाती है, या ये जो है ये मेडिसिन्स जो हैं ये तो बिल्कुल दिमाग सुन कर देती हैं। ये आजकल जो नई दवाइयाँ आ रही हैं वो ऐसा कुछ भी नहीं करती हैं।
अगर हम एक करेक्ट ट्रीटमेंट लें, एक करेक्ट सही डॉक्टर के पास यानी कि एक साइकाइट्रिस्ट के पास जाकर इसका ट्रीटमेंट लेते हैं तो इन दवाइयों के इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं जी। और पेशेंट जो है वो काफ़ी अच्छा रिकवर भी करते हैं। और ये दवाइयाँ फिर धीरे धीरे कम करके बंद कर दी जाती हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि ये हमेशा लाइफ लॉन्ग चलती हैं, ये कम होके बंद हो जाती हैं तो इनकी आदत भी नहीं लगती है। उनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते हैं, एक समय के बाद में है वो जी। वापस सामान्य ज़िंदगी जीना शुरू कर देता है। हमको ये समझना ज़रूरी है कि ये जो मेडिसिन्स हैं वो बेसिकली कहाँ काम कर रहे हैं। हमारे ब्रेन में कुछ न्यूरोकेमिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जब वो ऊपर नीचे हो जाते हैं उसकी वजह से भी एक डिप्रेशन होता है। सो बेसिकली हम उन न्यूरोट्रांसमीटर्स को यानी कि उन केमिकल्स को करेक्ट कर रहे हैं। तो जब ये बैलेंस में आ जाते हैं तो हम इनको कम करके बंद कर देते हैं। तो इसमें जैसे सुनने में आता है कि इलेक्ट्रिक शॉक भी लगाते हैं, ऐसा भी कोई प्रोसेस होता है? हाँ जी। और वो किस स्टेज में होता है? इलेक्ट्रिक शॉक यानी कि ECT, इसको हम इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी कहते हैं। और ये जब बहुत ही सिवियर डिप्रेशन होता है तब हम इसकी हेल्प लेते हैं। अगर पेशेंट बहुत ही ज़्यादा सुसाइडल हो, एक्टिवली सुसाइडल हो, अग्रेसिव हो, दूसरों को हो सकता है हार्म कर रहा हो, या वो मेडिकेशन से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हो, तभी हम ECT की हेल्प लेते हैं। और ये बहुत ही एक अच्छी मोडालिटी है। फिल्मों में एक्चुअली हमने ये देखा है, जो आमतौर पे जो पुरानी फिल्में हुआ करती थी उसमें ये दिखाते हैं कि पेशेंट जो है उसको एकदम पकड़ के लेके हम जा रहे हैं और पेशेंट बहुत दर्द में है और उसको फिर दौरे पड़ रहे हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। ये एक बहुत ही एक एथिकल ट्रीटमेंट है जिसमें पेशेंट को महसूस कुछ भी नहीं होता है। लेकिन देखा ऐसा जाता है कि साहब जब उनको इलेक्ट्रिक शॉक लगाते हैं तो बहुत पेन होता है, पीड़ा होता है। ये खाली भ्रम है लोगों का, या जो फिल्मों में ऐसा अक्सर दिखाते हैं उससे लोग डर भी जाते हैं कि ये एक बहुत ही भयावह ट्रीटमेंट होता है जो बहुत हॉरेबल होता है पेशेंट के लिए? जी, पेशेंट को एक्चुअली इस प्रोसेस में एनेस्थीसिया दिया जाता है बहुत ही माइल्ड डोज में, तो पेशेंट को मालूम नहीं चलता है। और जो हमारे जो सॉकेट्स होते हैं उसमें तो करंट बहुत ज़्यादा जाता है। जो पेशेंट को हम ECT देते हैं यानी कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देते हैं, वो एक बहुत ही जिसको कहते हैं बहुत ही माइनर शॉक होता है जिसमें कन्वर्जन्स आते हैं और फिर पेशेंट जो है वो इम्प्रूव करने लगता है। इसमें जो एक और चीज़ होती है कि कुछ लोग जैसे मेडिटेशन में इसका कितना इफ़ेक्ट आता है, जो अगर कुछ डिप्रेशन के शिकार लोग होते हैं, अगर वो मेडिटेशन करें या आध्यात्मिक जीवन शैली चुनते हैं, उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? क्या ये ठीक थेरेपी है? बिल्कुल सर। अगर जो अभी जो नई लेटेस्ट स्टडीज़ आ रही हैं वो यही कहती हैं कि मेडिटेशन, स्पेशली माइंडफुलनेस मेडिटेशन की बात की जाती है, वो एक बहुत ही अच्छी मोडालिटी है। कुछ स्टडीज़ में ये भी पाया गया है कि इट इज़ एज गुड एज गिविंग मेडिसिन्स, बट देन आई वुड सजेस्ट कि लेट द डॉक्टर टेक दैट कॉल। बट यस, अगर हम एक आध्यात्मिक जीवन शैली जीते हैं, अगर हम मेडिटेट करते हैं, तो भी डिप्रेशन जो है उसका प्रिवेंशन हो सकता है या उसकी इंटेंसिटी कम हो सकती है। और अगर पेशेंट खुद डिप्रेशन में है तो एक स्टेज के बाद हम लोग भी यही कहते हैं कि यस, मेडिटेशन इज़ अ गुड थिंग एंड दे शुड डू इट। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बताई आपने। और जीवन शैली इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। अगर आप व्यायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो शायद इन सब चीज़ों से आप दूर हो सकते हैं या आपको इस तरह की कोई बीमारी होगी नहीं। डॉक्टर साहिबा की हाल ही में केंद्र सरकार ने देश भर में जो है लोगों को अवसाद से बचाने के लिए हर जिले में मनोचिकित्सक नियुक्त करने का फैसला किया है। तो आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? ये किस तरह से हमारे इस बीमारी को ठीक करने के लिए सपोर्टिंग है? सर, मैं ऐसा मानती हूँ कि ये जो फ़ैसला लिया गया है वो बहुत ही अच्छा फ़ैसला लिया गया है, क्योंकि डिप्रेशन के जो इंसिडेंसेस हैं वो दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। और ये सिर्फ अपने सिटीज़ में ही नहीं है, ये इवन हमारे रूरल एरियाज़ में भी ये जाने लग गया है। इसका जो डिप्रेशन है वो वहाँ पर भी है। सो अगर वहाँ पर ऐसे ज़िलों में अगर ऐसे साइकाइट्रिस्ट अगर सरकार नियुक्त करती है तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि पेशेंट जो है वहाँ पे जा सकेगा, अपनी बात कर सकेगा, उनको दूर नहीं जाना पड़ेगा इन शॉर्ट। तो और उतना ही जल्दी वो ट्रीटमेंट ले पाएंगे और उतना ही जल्दी वो इम्प्रूव होते जाएंगे। नहीं, बिल्कुल, ये एक बात और आपने सही बताई है। लेकिन मैं एक और सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैंने ये पहले भी प्रश्न उठाया कि गाँव में अक्सर ये जो प्रॉब्लम है इसके बारे में लोग नहीं समझते हैं।
कि वहाँ पे अगर किसी में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है तो वो सबसे पहले ये सोचते हैं कि इसी के ऊपर किसी का साया आ गया जी। या कोई और प्रभाव है, तो उन पेरेंट्स को आप क्या सलाह देना चाहेंगी? तो जैसे कि आप कह रहे हैं सर कि गाँव में इनफैक्ट कुछ सिटीज़ में भी हाँ, ऐसा माना जाता है कि उनके ऊपर कोई साया है। जी जी। या अगर सिटीज़ में भी इस तरह की बात होती है कि ये तो तुम सिर्फ मेंटली वीक हो रहे हो, जी हाँ। है ना। तो एक्चुअली अगर डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं तो इसका मतलब डिप्रेशन है ही, क्योंकि ये एविडेंस है इस चीज़ का कि डिप्रेशन एक बीमारी है और इसका इलाज लेना चाहिए। सो एक जागरूकता आम लोगों में ज़रूरी है इसके लिए। नहीं, उनको क्या करना चाहिए, मतलब ये वो ये सोचें कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, ये खाली एक मन का वहम होता है कि कोई ऊपरी साया है, उसको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये कहना चाहेंगे? हाँ जी सर। और आप क्या सलाह हमारे युवाओं को देना चाहेंगी कि ताकि वो इन सब चीज़ों से बचे, एक अच्छी ज़िंदगी जिए, उसके बारे में आपकी क्या राय है? सर ये एक बहुत ही मैं इसका जनरलाइज्ड आंसर ही दूंगी। और इसके बचने के लिए सबसे पहले एक बहुत ही एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करना ज़रूरी है, यानी कि डू सम एक्सरसाइजेज, हैव अ बैलेंस्ड मील, टेक आउट टाइम फॉर योर सेल्फ एंड जितना हो सके, मतलब आप हर चीज़ में अपने आप को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है दूसरों से। आप अपने टैलेंट्स जानिए और आप उस तरह से अपना आगे बढ़िए। और सोशल मीडिया का भी प्रयोग कम करें, क्योंकि उससे भी कंपटीशन की एक भावना मैं आपने अच्छा याद दिलाया। ये एक सोशल मीडिया का जो आजकल प्रभाव पड़ रहा है हर आदमी के पास, क्योंकि मोबाइल फ़ोन है, और परिवार में भी आमतौर पे देखते हैं कि अगर 5 परिवार के लोग हैं, 5 जने अपने अपने अलग अलग जगह अपना मोबाइल लेकर के अपने आप में गुम होते हैं। वो जो हमारा एक सोशल कल्चर था हिंदुस्तान में कि सब लोग, जैसा आपने पहले बताया भी कि परिवार में शाम के वक्त तो कम से कम डाइनिंग टेबल पे आपको एक साथ बैठ करके बात करनी चाहिए, वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और उसका स्थान आज मोबाइल ने ले लिया। इसका कितना प्रभाव आप मानती हैं? आप क्या उसके साथ सलाह क्या देना चाहेंगी आप यूथ को? सर मोबाइल का जो यूज़ है, अब जहाँ पर एक पॉजिटिव चीज़ है कि हमको एक फ़र्स्ट हैंड एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है, हम अपना नॉलेज का पूल बढ़ा सकते हैं। वहीं पे एक साथ साथ इसके डाउन साइड्स भी यही है कि हमारा दिन पे दिन मोबाइल में एडिक्शन बढ़ता चला जा रहा है। तो जैसे ही हम जितना ज़्यादा मोबाइल में रहेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा जो सोशल इंटरेक्शन है वो कम होता जाएगा, कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाएगा। जब हम कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे तो हम अपना जो जीवन शैली है, क्योंकि बिकॉज ह्यूमंस आर मेड टू कम्युनिकेट, है ना। तो अगर हम सिर्फ मोबाइल में ही रहेंगे, इससे लोनलीनेस बढ़ेगी, इससे डिप्रेशन के भी चांसेस बढ़ते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं या लोग हैं वो काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से भी गुमराह हो जाते हैं। इसके साथ साथ आजकल जो मोबाइल्स में गेम आते हैं जी, आपने भी सुना होगा अक्सर कि वो उसके टास्क को पूरा करने के चक्कर में कई बार सुसाइड भी कर लेते हैं। तो ये बहुत खतरनाक डिवाइसेस भी है ये, इसको बैलेंस बना करके जो है काम में लेना चाहिए। उपयोगी है लेकिन इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनसे भी जो है आगाह रहना चाहिए। बिल्कुल। और पेरेंट्स को हमेशा एक अपने बच्चों के मोबाइल पे अगर वो थोड़ा सा ध्यान दें, या कुछ ऐसे ऐप लॉक्स आते हैं, अगर वो सारी चीज़ें पेरेंट्स थोड़ा सा अवेयर रहें कि बच्चे की क्या मोबाइल पे गतिविधियां हैं, उससे भी काफ़ी हेल्प मिल सकती है। नहीं, बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि आज का जो है विकास के साथ साथ बहुत सारी नई चीज़ें भी डेवलप हो रही हैं और इसमें सोशल मीडिया का और डिजिटल चीज़ों का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है और लोग हमेशा जो है उसमें मनोरंजन खोजते हैं और मनोरंजन के चक्कर में वो मानसिक तनाव का शिकार हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जी। और अब जो है जो इस तरह की जो कुछ और ये बीमारियां होती है उसके और क्या कारण होते हैं पैदा होने के मानव जीवन में? और मैं एक बात और बताना चाह रहा था कि जो लोग ऐसे डिप्रेस्ड होते हैं और उनकी जीवन शैली पे, उनके कामकाज पे भी असर पड़ता है, तो वो उससे कितना अपने आप को चैलेंजिंग मानते हैं? अगर वो इससे ग्रसित हैं और उसके कार्यक्षेत्र में इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है तो उससे वो कैसे बचें? सर उनका जो आप ये कह रहे हैं, क्योंकि डिप्रेशन की वजह से एक सोशियो ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शन आ ही जाता है, यानी कि हम अपना काम जो है जो हमें करना है हम वो नहीं कर पाते हैं। सो अगेन उसके लिए यही है कि हम प्रिवेंट करें इन चीज़ों को, और प्रिवेंट करने के लिए यही है कि आप अपने आप को हर चीज़ में एक्टिव रखें जी।
बिल्कुल सही बात बताई डॉक्टर साहब ने। मित्रों, डिप्रेशन बहुत बड़ी बीमारी है, हमको पता भी नहीं चलता कि हम डिप्रेशन के शिकार हैं, क्योंकि आज हर व्यक्ति महत्वाकांक्षी है, आर्थिक युग है और हमें अपने टारगेट्स पूरे करने होते हैं और हम इसके उस टारगेट्स को अचीव करने के लिए अपने आप को भूल जाते हैं, अपने स्वास्थ्य को भूल जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं। इसलिए सबसे बड़ी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, कि आप अपनी दिनचर्या को, अपने खान पान को बदलें। कम से कम कुछ समय मनोरंजन के लिए, एक्सरसाइज के लिए ज़रूर निकालें। इससे कम से कम आपका जो मानसिक तनाव है वो दूर होगा और हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं उनको ना भूलें। हम सोशल लाइफ पहले जीते थे, उस वक्त किसी तरह का कोई डिप्रेशन नहीं हुआ करता था, तो उसको हम वापस पुनः अपने जीवन में उतारें तो शायद हम इस तरह की बीमारी से हमारा बहुत कुछ बचाव हो सकता है। डॉक्टर साहब, आप कार्यक्रम में आए, आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही ज्ञानवर्धक और अच्छी बातें बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।